मेरे विदेश जाने से एक दिन पहले मेरी बचपन की दोस्त ने मुझे वार्निंग दी थी कि मैं किसी को डेट न करूं और क्लासेस बंक न करूं और किसी से लड़ाई झगड़ा भी न करूं। फिर उसने चुपके से मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा कि जब भी मुझे उसकी याद आए तो मैं इसे खोलकर देख लूं। उस कागज पर उसने लिखा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए विदेश चला गया तो मैं एक सिस्टम से जुड़ गया और मुझे पता चला कि पीछे मेरी मजाक मजाक में तय हुई मंगेतर ने एक ऐसे लड़के को अपने पास रखा हुआ है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। कहानी के हिसाब से जब तक मैं वापस आता तब तक फीमेल लीड को उससे प्यार हो चुका होता, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी उसकी साइड लेते और मुझे ही बुरा भला कहते और मैं ऐसा इंसान बन जाता जिसे वापस आना ही नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने एक फैसला किया। मैंने अभी घर वापस न जाने का सोचा। सबसे पहले मैंने विदेश में एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई ताकि बड़े बड़े मास्टर से पहचान बना सकूं। फिर मैंने अपने काम को प्रमोट करना शुरू किया। मैंने लगातार अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए पर्दे के पीछे से, ताकि वे खुद खुशी खुशी मेरे आर्ट को प्रमोट करें और मुझे गाइड करें। मुझे 3 महीने से भी कम का समय लगा खुद को एक बड़ा स्टार बनाने में। अब मुझे बड़ी बड़ी अकेडमीज से इनविटेशंस मिल रहे थे और बड़े बड़े अमीर लोग मेरे काम को बुक कर रहे थे। पलकें झपकते ही मेरी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। यह देखकर सिस्टम थोड़ा परेशान होने लगा। क्या अब आपको वापस नहीं जाना चाहिए? इस वक्त तक तो आपको फीमेल लीड को रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए था। मैंने अपनी घड़ी देखी और सिस्टम से पूछा, क्या मेल और फीमेल लीड अभी तक साथ आए हैं? नहीं। जाहिर सी बात है, अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा तो वे कहानी को खुद आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और न ही उनके बीच प्यार बढ़ेगा। मैंने तो जानबूझकर उनके लिए मौके भी बनाए हैं। सिस्टम के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। उधर बाई निंगबिंग ने मेरे बारे में मीडिया की खबरें देखी। थोड़ी परेशानी के साथ उसने लू रुयन के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। बाई निंगबिंग ने उसे अपना टैबलेट दिखाया जिस पर मेरे विदेश में बड़ा नाम कमाने की खबर थी। क्या चेन फैन ने नहीं कहा था कि वह जल्दी वापस आ रहा है? तो फिर वह अब विदेश में अपना करियर क्यों बना रहा है? क्या उसे तुम्हारे और डूजाइडिंग के बारे में पता चल गया है और उसने वापस न आने का फैसला कर लिया है? मेरी फोटो को देखकर और डूजाइडिंग का नाम सुनकर लू रुयन को अंदर से बहुत बुरा लगा। वह बहुत अजीब बिहेव करने लगी। उसने टैबलेट को उल्टा रख दिया और बोली, यह नामुमकिन है जब तक कि तुम लोगों ने मुझे धोखा न दिया हो। बाई निंगबिंग ने उसे धीरे से एक मुक्का मारा और बोली, हमने धोखा दिया? तुमने ऐसी गंदी हरकत की और हम सबने इसे छुपाने में तुम्हारी मदद की और तुम कह रही हो कि हमने धोखा दिया? क्या तुम भूल गई कि चेन फैन मेरा भी दोस्त है? लू रुयन, क्या तुमने अपना फोन नहीं देखा? पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि तुमने उससे बिल्कुल बात नहीं की है। पहले तो ऐसा नहीं था। वह हमेशा तुमसे वहां की बातें शेयर करता था और कभी कभी वीडियो कॉल भी करता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ भी नहीं। तुम्हारे और डूजाइडिंग के बीच आखिर चल क्या रहा है? अगर चेन फैन को पता चला तो मुझे डर है कि वह सच में कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर लू रुयन अचानक घबरा गई। वह बिल्कुल चाहती थी कि मैं वापस आऊं। यह सोचकर उसने जल्दी से मुझे मैसेज किया और पूछा कि मैं कब वापस आ रहा हूं। वह यह बिल्कुल भूल गई कि जहां मैं था वहां आधी रात हो रही थी। लू रुयन को इस तरह घबराता देखकर बाई निंगबिंग को थोड़ा गुस्सा आया। इससे पहले कि चेन फैन वापस आए तुम्हारे पास अच्छा मौका है। तुम्हें डूजाइडिंग के साथ अपना मामला खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम इस सबको कैसे संभालोगी? मेरा अपना एक प्लान है, तुम्हारा अपना प्लान है। जब वे दोनों आमने सामने होंगे तो मुझे बताओ तुम किसे चुनोगी? बाई निंगबिंग ने उसे गुस्से से देखा। अगर तुम पकड़ी गई तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस सबको कैसे संभालती हो। बाई निंगबिंग, लू रुयन और मैं, हम सब कॉलेज के दोस्त थे। हम तीनों लगभग एक ही समय पर मिले थे। बाई निंगबिंग ने शुरू से हमारे प्यार को देखा था। दोनों की एक कॉमन दोस्त थी। कॉलेज खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग और लू रुयन ने साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। लेकिन जब से मैं विदेश गया था बाई निंगबिंग को लगने लगा कि लू रुयन बहुत अजीब बिहेव कर रही है, खासकर एक कॉलेज के लड़के को शुगर बेबी बनाकर रखना। ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लू रुयन तो उस लड़के को उसके सामने भी ले आई थी। उसे लगता था कि यह मेरे साथ गलत हो रहा है और साथ ही उसे तरस भी आता था डूजाइडिंग पर। विदेश में मेरा करियर अच्छे से सेट हो चुका था और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। इसलिए मैंने एक इंटरव्यू के दौरान सबके सामने अनाउंस कर दिया कि मैं वापस अपने देश आ रहा हूँ। सिस्टम ने मेरे इस अंदाज को देखा और उसे लगा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बाज छोटे बच्चों से कह रहा हो, मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ। जैसे ही बाई निंगबिंग ने यह खबर देखी उसने खुद जाकर डूजाइडिंग से मिलने का फैसला किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डूजाइडिंग एक कैफे में पार्ट टाइम काम कर रहा था। उसकी माँ हॉस्पिटल में थी और उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। हालांकि लू रुयन ने उनके इलाज के पैसे दे दिए थे, लेकिन डूजाइडिंग उसके एहसान के नीचे नहीं दबना चाहता था। इसलिए वह दिन रात पार्ट टाइम काम करता रहता था ताकि पैसे कमाकर उसका कर्ज चुका सके। बाई निंगबिंग ने एक कप कॉफी ऑर्डर की। इस वक्त कैफे में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसने डूजाइडिंग से बात करनी शुरू की। जाइडिंग, लू रुयन को छोड़ दो। डूजाइडिंग हैरान रह गया। उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है।
मुझे पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम इसे एक कर्ज की तरह समझ लेना, तुम मुझे बाद में वापस कर देना। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी माँ का सबसे अच्छा इलाज होगा। डू जाइडिंग ने घबराहट में अपने एप्रन को पकड़ा। नहीं निंगबिंग दीदी, ये वैसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छी इंसान हैं, लेकिन मैं आपके पैसे नहीं ले सकता। बाय निंगबिंग थोड़ी परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डू जाइडिंग उसकी मदद से इनकार क्यों कर रहा है। लेकिन तुम लू रुयन के पैसे ले सकते हो। डू जाइडिंग ने ऊपर देखा और बाय निंगबिंग को गुस्से और दुहक से देखने लगा। बाय निंगबिंग ने आह भरी और कहा, मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें समझना होगा। लू रुयन की पहले ही शादी पक्की हो चुकी है और वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में तुम उनके बीच आकर क्या बन रहे हो? डू जाइडिंग ने गुस्से में अपने होंठ चबा लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जाइडिंग, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो कुछ भी लू रुयन तुम्हारे लिए कर सकती है वह मैं भी कर सकती हूँ, और तुम्हें शुगर बेबी होने का धब्बा भी नहीं झेलना पड़ेगा। क्या यह बेहतर नहीं है? डू जाइडिंग ने अपना सिर झुका लिया और अपने एप्रन को जोर से पकड़ लिया। बाय निंगबिंग ने जब उसे पैसे देने की बात कही तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वह लू रुयन को छोड़ना नहीं चाहता था। बाय निंगबिंग ने उसे थोड़ी देर देखा और फिर अचानक उसके चेहरे पर परेशानी आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लू रुयन से प्यार हो गया है? डू जाइडिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं नहीं करता, मैं सच में नहीं करता। बाय निंगबिंग ने परेशानी से देखा और चुप रही। डू जाइडिंग ने जल्दी से बाय निंगबिंग का हाथ पकड़ा और बोला, निंगबिंग दीदी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने पहले ही लू रुयन से बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं। मैं आप दोनों का और उधार नहीं ले सकता। मैं लू रुयन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे अच्छे से पता है कि लू रुयन मुझे सिर्फ किसी और की जगह देखती है। मुझे ये पता है, इसलिए मैं कोई और उम्मीद नहीं रखूंगा। प्लीज मेरा यकीन करो। अपने सामने खड़े उदास आंखों वाले उस आदमी को देखते हुए बाय निंगबिंग को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने डू जाइडिंग से अपना हाथ पीछे खींच लिया। चेन फैन जल्द ही वापस आ रहा है। जीडिंग, एक बार अच्छे से सोच लो। डूजी डैंग वहां बिल्कुल सुन्न होकर खड़ा रह गया। बेशक वह जानता था कि चेन फैन कौन था। यह वही नाम था जो लू रुयन हमेशा नशे में धुत होने पर लेती थी। एक ऐसी दुनिया जिसे वह कभी छू भी नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही वह शख्स सामने आएगा लुरुगन उसे तुरंत छोड़ देगी, क्योंकि वह लू रुयन का फियांसे था। लू रुयन ने भी मेरा इंटरव्यू देखा था। यह जानकर कि मैं वापस आ रहा हूँ वह बहुत खुश थी। साथ ही उसे बाय निंगबिंग की बातें याद आईं, इसलिए उसने डू जिडिंग से मिलने का प्लान बनाया, उसी अपार्टमेंट में जो उसने उसे दिया था। डू जिडिंग ने रात का खाना बना लिया था और वह खुशी खुशी लू रुयन के आने का इंतजार कर रहा था। जब वह आखिरकार आई, उसने देखा कि वह उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और कह रही है कि मैं हमारे अग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम ये अपार्टमेंट अपने पास रख सकते हो। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं हॉस्पिटल का सारा इंतजाम कर दूंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डू जीडिंग ने कॉन्ट्रैक्ट को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? इस बात को न मानते हुए उसने पूछा। क्यों? बिना कुछ सोचे लू रुयन ने कहा, वापस आ रहा है। डू जेडोंग को लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसकी जवानी के 2 साल और उसे जाने देने में थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा था। क्या वह सच में सिर्फ एक स्टैंड इन था? लू रुयन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह थोड़ी परेशान हो गई और वहां से जाने लगी। डू जिडिंग ने जल्दी से उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया और मिन्नत करती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम मेरी एक आखिरी बात मान सकती हो? लूरियन खामोश रही, लेकिन उसने उसका हाथ पीछे नहीं हटाया। डू जिडिंग का दिल टूट गया था और बोलते वक्त उसका गला भर आया। मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ। क्या मैं मना सकता हूँ? लू रुयन ने थोड़ी देर सोचा। उसका बर्थडे अगले ही हफ्ते था और मैं अगले महीने से पहले वापस नहीं आने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए वह मान गई। डू साइडिंग खुशी खुशी बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लगा। उसने पहले से ही एक केटीवी रूम बुक कर लिया और अकेले ही उसे बहुत अच्छे से सजाया और यहाँ तक कि लू रुयन के दोस्तों को भी बुलाया। डू जेडिंग ने खुद से कहा कि इस बर्थडे के बाद वह हमेशा के लिए चला जाएगा, अपनी माँ को लेकर अपने गाँव वापस चला जाएगा और यह ध्यान रखेगा कि लू रुयन उसे कभी ढूंढ न सके। बर्थडे पार्टी में बहुत भीड़ थी और क्योंकि वे सब लू रुयन के दोस्त थे तो जाहिर है वह गुस्से में नहीं रह सकती थी। डू जेडिंग उसके पास बैठा था और बिल्कुल एक होस्ट की तरह काम कर रहा था। वह दोस्तों की मेहमान नवाजी में बिजी था। उसने कुछ भी अजीब महसूस नहीं किया, लेकिन पास ही बैठी बाय निंगबिंग बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। आखिर में जब वे कैंडल बुझाने वाले थे तभी सब चिल्लाने लगे, किस करो, किस करो, किस करो, चलो किस करो। ड्यू जाइटिंग्स का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह उससे नजरें चुराने लगा। लू रुयन को यह सब बहुत बेकार लगा। भले ही वह उसे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने कभी हाथ तक नहीं पकड़ा था, तो वह उसे किस कैसे कर सकती थी। कुछ लड़के जानबूझकर उन्हें उकसाने लगे, जल्दी किस करो। क्या बॉस लू शर्मा रही हैं? हाँ चलो किस करो। लू रुयन ने अपने पास बैठे डू जेडोंग की तरफ देखा। उसने सफेद सूट पहना था,
उसके चेहरे पर हल्की शर्म थी। वह नजरें चुरा रहा था और उस पर लाइट पड़ रही थी। इससे उसे अचानक लगा कि उसके सामने खड़ा लड़का कितना मासूम है और उसकी धड़कन तेज हो गई। ड्यू साइडिंग ने लू रुयान की आंखों में देखा और उन दोनों के बीच का माहौल अचानक रोमांटिक होने लगा। ठीक उसी वक्त उस रूम का दरवाजा खुला और मैं सफेद सूट पहने हुए अंदर आया। ओ, मैं सच में लेट हो गया। जो लोग अभी तक मजा ले रहे थे वह अंदर ही अंदर लू रुयान के खराब टेस्ट का मजाक उड़ा रहे थे कि जब ये दोनों साथ खड़े हैं तो एक जैसे कैसे लग सकते हैं। मैंने बस लू रुयान की तरफ देखा और उसे ध्यान से देखा। इस फीमेल लीड का चेहरा मेरी यादों के मुकाबले बहुत ज्यादा समझदार लग रहा था। मेल लीड की तरफ देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। एक और मासूम सफेद खरगोश जैसा लड़का, लेकिन वह सच में इस शरीर के असली मालिक जैसा दिखता था। लेकिन जब मैं बाहर था मैंने अपनी ताकत को इस शरीर में मिला लिया था और कुछ साल बाहर की दुनिया में मेहनत करने के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा शांत और समझदार हो गया था। इसलिए अब हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते थे। यह देखकर कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मैंने अपनी आईब्रो उठाई और पूछा, क्या मेरा स्वागत नहीं है? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता किसी ने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसके कंधे के ऊपर से देखा। लूरियन की सीट पहले ही खाली थी और मेरी नजर जिस पर पड़ी वह ड्यू एक्साइडिंग था, जिसका चेहरा दर्द और दुख से भरा था। लूरियन ने मुझे इतनी जोर से गले लगाया जैसे वह मुझे खुद में समा लेना चाहती हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह उसे कितना याद करती थी। यह सब देखकर बाकी सब लोग और भी अजीब महसूस करने लगे। कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगीं और वे डूजेटिंग की तरफ मजाक उड़ाते हुए देख रही थीं। दोजादंग का लाल चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे चला गया, इससे पहले कि बाई निंगबिंग उसे संभालती। हे, बस करो, हम यहाँ तुम दोनों का प्यार देखने नहीं आए हैं। हाँ लू रुयान, अगर इतना ही प्यार जताना है तो घर जाओ। सच में, दोस्तों ने उन्हें छेड़ते हुए कहा। लूरियन ने मुझे छोड़ा और खुशी और प्यार भरी आंखों से मेरे चेहरे को देखने लगी। सबकी बातें सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और तुरंत वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। हे, क्या तुम सच में जा रहे हो? ऐसे मत करो, हम सब बड़ी मुश्किल से मिले हैं और हमें चैन फान से भी बातें करनी है। बहुत वक्त हो गया है। हाँ, तुम अकेले उसे अपने पास नहीं रख सकती, कुछ लोगों ने कहा और आगे बढ़कर मुझे लू रुयन के हाथ से छुड़ाया और फिर एक एक करके मुझसे मिलने लगे। मैंने मुस्कुराकर सबके सवालों के जवाब दिए। सबसे एक एक करके बात करने के बाद मैं अचानक बाई निंगबिंग के ठीक सामने आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और अपनी बाहें खोल दी। बाई निंगबिंग ने मुझे पास आते देखा तो वह थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ ओल्ड बी, मुझे गले नहीं लगाओगी? वह पुराना नाम सुनकर बाई निंगबिंग हंस पड़ी और उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे उससे पेड़ पौधों जैसी एक हल्की और अच्छी खुशबू आई। मैंने उसे जोर से गले लगाया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बाई निंगबिंग थोड़ी हैरान हो गई और उसने घबराकर ऊपर देखा। जब उसने देखा कि आसपास के सभी लोग हंस रहे हैं और उन्हें आम तरीके से देख रहे हैं तो उसे लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। हमें इस तरह गले लगे हुए देखकर लू रुयन थोड़े गुस्से में आगे बढ़ी और मुझे खींचकर बाई निंगबिंग की बाहों से अलग कर दिया। अभी के लिए इतनी बातें काफी हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ खाली थे। बाई निंगबिंग ने अपने हाथ बंद किए। उसे थोड़ा खाली खाली लगा। ओहो, किसी को जलन हो रही है। लू रुयान, तुम जलन में ऐसी हरकतें करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। लू रुयान, तुम जलन में ऐसी हरकतें करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। लू रुयान ने बिना कुछ बोले उन्हें गुस्से से देखा और बस मुझे जोर से पकड़ लिया, जैसे वह मुझे किसी और के पास नहीं जाने देना चाहती थी। उनकी मजाक की बातें सुनकर मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरी नजर पहले ही दूसरी तरफ चली गई थी, उस लड़के पर जो ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगा। मुझे नहीं लगता मैं इस दोस्त से पहले मिला हूँ। ये कौन है? मैंने सबकी तरफ देखा ताकि कोई उसका नाम बताए। वहां का हंसता खेलता माहौल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। सब लोग शर्म के मारे अपनी नजर चुराने लगे। सिर्फ कुछ लड़कियां मजा लेने वाले अंदाज में देख रही थीं और मेरी तरफ अजीब इशारों से देख रही थीं। यह देखकर मैंने लू रुयान की तरफ देखा, बिल्कुल मासूम और भरोसेमंद चेहरे के साथ। मेरी नजर मिलते ही लू रुयान का दिल शर्म और घबराहट से भर गया। जब मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा तो उसने पहले ही डूजिटिंग का हाथ पकड़ रखा था और वह थोड़ी परेशान लग रही थी। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। पुरानी दोस्त, आखिरकार कोई तुम्हें मिल ही गया। बाई निंगबिंग ने डूजिटिंग का हाथ छोड़ा और मेरे माथे पर धीरे से मारा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसका हाथ हटाया और डूजिटिंग के पास गया। हेलो, मैं चेन फैन हूँ, लू रुयन का मंगेतर। डूजिटिंग ने अपने सामने वह गोरा और पतला हाथ देखा और थोड़ा झिझकते हुए अपना खुरदुरा हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाने के बाद मैंने अपनी नजर घुमाई और डूजिटिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। इतना परेशान मत हो, हम सब यहाँ पक्के दोस्त हैं। मैं और बाई निंगबिंग एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते हैं। लगभग 8 या 9 साल हो गए हैं। बाई निंगबिंग बीच में बोली। लगभग 9 साल? तुम इतने साल बाहर रहे कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं। मैं धीरे से मुस्कुराया। इतना गुस्सा क्यों है? मैं धीरे से मुस्कुराया। इतना गुस्सा क्यों है? क्या तुम सब उस वक्त मेरा साथ नहीं दे रहे थे?
मेरी थोड़ी दुखी आवाज सुनकर बाई निंगबिंग का दिल घबरा गया। उसे मेरी पहले कही हुई बातें याद आने लगीं। मैंने डू जिटिंग से बातें करना जारी रखा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी सफेद कपड़े पहनना पसंद है। हमारी पसंद मिलती जुलती है। अगली बार साथ में शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? मेरी इस मासूमियत और अनजान बनने की एक्टिंग को देखकर सभी दोस्तों ने अपनी नजरें घुमा लीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके मुंह से सच न निकल जाए। मुझे बार बार डू जिटिंग से बात करते हुए देखकर लू रुयन को बहुत अजीब लग रहा था। उसने जल्दी से मुझे अपने पास बैठने के लिए खींचा और फिर धीरे से पूछा, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मजाक किया, जल्दी वापस आ गया। क्या यह बर्थडे गिफ्ट नहीं है? यह सुनकर लू रुयन मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, ये गिफ्ट ही है। बाकी लोग भी एक एक करके बैठ गए। लू रुयन को मेरे साथ प्यार से चिपकते हुए देखकर और फिर उनके पास बैठे डू जिटिंग को देखकर सभी लोग एक साथ परेशान हो गए। बीच में जब मैं रेस्टरूम गया तब लू रुयन ने डू जिटिंग की तरफ देखा, जो पूरे वक्त बिल्कुल खामोश बैठा था। घर जाओ। डू जिटिंग को लगा था कि उसे इससे ज्यादा दर्द नहीं हो सकता, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि लू रुयन की सिर्फ एक बात से वह फिर से बेहद दर्द के समंदर में डूब जाएगा। तुमने मुझसे वादा किया था। लू रुयन ने एक शब्द भी नहीं बोला। इस वक्त उसके लिए चेन फैन से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। उसके चेहरे से डू जिटिंग यह बात समझ गया था। वह धीरे से हंसा। जब भी उसकी बात आती है तो बाकी सब बेकार हो जाता है ना? लू रुयन की खामोशी ही उसका साफ जवाब थी। डू जिटिंग की आंखों में आंसू आ गए। आसपास के कुछ दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की। जिटिंग, तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए, नहीं तो अगर चेन फैन ने वापस आकर तुम्हें देख लिया तो। डू जिटिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह सच में इन लोगों को अपना दोस्त समझता था, क्योंकि वे लू रुयन के दोस्त थे। जब भी वह उनसे मिलता दिल से उनकी इज्जत करता था, उन सबका बर्थडे याद रखता था और उनके लिए अच्छे तोहफे लाता था। लेकिन जैसे ही चेन फैन वापस आया उन सब ने उसे तुरंत भगा दिया। उन सब ने उसे बाहर निकाल दिया। मैं नहीं जाऊंगा। तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ मनाऊंगा। डू जिटिंग ने गुस्से में अपने दांत पीसे और वहीं खड़ा रहा। लू रुयन ने गुस्से से देखा। मुझे तुम्हारे साथ बर्थडे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, डू जिटिंग रोते हुए बोला। लेकिन इन सब सालों में मैं ही तो तुम्हारे साथ था। इस वक्त मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। मैं बस आखिरी बार तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। क्या मैं सच में बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ? तुमने साफ साफ मुझसे वादा किया था। अब बस करो, यहाँ तमाशा मत बनाओ। एक लड़की से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, असली वाला वापस आ गया है तो अब तुम जैसे नकली की किसे जरूरत है? सही बात है, एक और लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सही बात है, एक और लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा। डू जिटिंग, जरा आईने में अपना चेहरा तो देखो। तुम असली वाले के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम सच को मानना ही नहीं चाहते और खुद को इस धोखे में रख रहे हो कि एक बदसूरत बतख कभी सफेद हंस बन सकती है। हमने तुम्हें जाने को कहा, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह यहाँ खड़े हो। ये सच में बहुत शर्मनाक है। इन कड़वी बातों को सुनकर डू जिटिंग ने लू रुयन की तरफ देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन लू रुयन परेशान तो थी, पर उसने उसे बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। डू जिटिंग का दिल पूरी तरह से टूट गया। बाई निंगबिंग ने जब देखा कि बातें हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उससे रहा नहीं गया और उसने उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया। फिर उसने डू जिटिंग से कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन डू जिटिंग ने जाने से साफ मना कर दिया। वह लू रुयन के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। लू रुयन, और उसका हाथ पकड़ लिया। लू रुयन, मैं नहीं जाना चाहता। लू रुयन ने गुस्से से कहा, ठीक है, बाई निंगबिंग को तुम्हें घर छोड़ने दो। अगर बाद में चेन फैन को पता चल गया तो तुम्हारे आज के कपड़े बिल्कुल चेन फैन जैसे हैं। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसकी जगह लेने वाले हो तो। मैंने ठीक उसी वक्त दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसकी जगह लेने वाला? कौन किसकी जगह ले रहा है? कमरे में अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। जैसे ही लू रुयन ने मुझे देखा, उसने तुरंत डू जिटिंग का हाथ झटक दिया। उस झटके से डू जिटिंग के हाथ पर तेज दर्द हुआ, लेकिन उसके दिल में इससे 10,000 गुना ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने बेहद दर्द के साथ लू रुयन को देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख था। उस आवाज ने मेरा ध्यान भी खींच लिया और मैंने साफ देखा कि डू जिटिंग ने लू रुयन का हाथ जोर से पकड़ रखा था। मैंने तुरंत गुस्से से देखा और मेरी नजर दोनों पर घूमने लगी। क्या तुम बाई निंगबिंग के बॉयफ्रेंड नहीं हो? इस सवाल ने पूरे कमरे में सन्नाटा खींच दिया। बस पीछे धीरे से म्यूजिक बज रहा था। लू रुयन जल्दी से खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। लू रुयन वहीं ठिठक गई और अजीब से डर और परेशानी के साथ मुझे देखने लगी। मैंने उसे देखा और फिर अपनी नजर बाई निंगबिंग की तरफ घुमाई। क्या कोई मुझे बताएगा कि इस उसकी जगह लेने वाले का क्या मतलब है? कौन है जो मेरी जगह ले रहा है? जांग याओ ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, जैसे वह गायब हो जाना चाहती हो, ताकि किसी को याद ना आए कि अभी वही बोल रही थी। मैंने लू रुयन की तरफ देखा। वह बिल्कुल खामोश थी। उसने एक शब्द नहीं बोला। वह बिल्कुल खामोश थी। उसने एक शब्द नहीं बोला। फिर मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। फिर मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। मैंने देखा कि बाई निंगबिंग ने अपने होंठ थोड़े दबाए हुए थे। मैं धीरे से थोड़ा अजीब तरीके से हंसा। फिर मैंने भीड़ में जांग याओ को ढूंढने के लिए अपना सिर घुमाया। जांग याओ, तुम मुझे बताओ, कौन किसका स्टैंड इन है? अपना नाम सुनकर जांग याओ एक पल के लिए हैरान रह गई।
फिर उसने एक अजीब सी झूठी हंसी हंसने की कोशिश की। चेनफान, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम तो बस पहले ऐसी ही बातें कर रहे थे, बस ऐसी ही बातें। हाँ हाँ हाँ, वह तो बस आम बातें थीं। गलत मत समझो। मैंने गुस्से में एक ठंडी सांस ली। क्या तुम सब मुझे पागल समझते हो? क्या तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम बस ऐसी ही बातें कर रहे थे? बाकी लोग शर्मिंदा होकर पीछे हट गए। मैंने डू जेटांग की तरफ देखा। क्यों न हम यहाँ मिस्टर डू को ही बोलने दें, वह खुद ही हमें बताएं कि वह किसके बॉयफ्रेंड है। डू जेटांग का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, जैसे उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया हो। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने अभी अभी उसे देखा हो और देखा कि वह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तभी मैं सोचूं कि अंदर आते ही मुझे कुछ अजीब क्यों लगा था। बेबी, क्या यह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैंने भीड़ के पीछे खड़ी बाई निंगबिंग की तरफ देखा। बाई निंगबिंग ने काफी देर तक अपने होंठ दबाए रखे और फिर ना में सिर हिला दिया। फिर उसने अपनी नजर लियू रुयान की तरफ घुमाई। तो फिर यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा? नहीं, तुम ही मेरे अकेले बॉयफ्रेंड हो। लियू रुयान ने जल्दी से इस बात से इनकार किया। तुम बेशर्म हो। मैंने अपना हाथ उठाया और लियू रुयान को एक थप्पड़ मार दिया। लियू रुयान का चेहरा एक तरफ घूम गया। डू जेटांग ने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। वह चिंता के साथ लियू रुयान को देखने लगा। बाकी सब भी उस थप्पड़ को देखकर हैरान और खामोश हो गए। यू बेटर एक्सप्लेन योरसेल्फ क्लियरली, अपने माँ बाप को और मेरे माँ बाप को भी, इस सब गंदे कामों के बारे में जो तुम कर रही हो। मैं ही अंधा था जो तुम पर भरोसा किया। यह कहकर मैं घूम गया और सीधा बाहर की तरफ भाग गया। जियांग याओ अपनी सीट से तुरंत खड़ी हो गई। वह जल्दी से लियू रुयान के पास गई और उसे धक्का दिया। जल्दी करो और उसके पीछे जाओ। लियू रुयान आखिरकार होश में आई और मेरे पीछे भागी। मेरे पास पहुंचने के बाद वह लगातार सफाई देने लगी। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने तो उसका हाथ तक नहीं पकड़ा है। चेनफान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ऐसे मत करो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझसे सच में एक पल के लिए बेवकूफी हो गई थी। प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लियू रुयान वहीं रुक गई और मुझे एक ठंडे चेहरे से देखने लगी। मैंने कभी खुद को इतना कमजोर और लाचार नहीं होने दिया था। लियू रुयान, चलो थोड़ा शांत हो जाते हैं। मुझे तो अब यह भी नहीं पता कि जो तुम कह रही हो वह सच है या झूठ। मेरा तुम पर से पूरा भरोसा उठ चुका है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चलो कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से नहीं मिलते। लियू रुयान डर से कांप उठी। क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? मैंने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली। मेरा दिल टूट चुका था। फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने पीठ घुमाई। मैं अंदर से टूट रहा था। तुम मुझसे क्या चाहती थी? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया और बदले में तुमने क्या किया? तुम किसी और के साथ चली गई। लियू रुयान, तुमने मुझे धोखा दिया है। लियू रुयान ने जल्दी से मुझे पीछे खींचा। मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। प्लीज मेरा भरोसा करो। मुझे बस इस एक बार माफ कर दो, ठीक है? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। पहले तो मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने चुपचाप उसे खुद को गले लगाने दिया। चलो अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और अपने जज्बात को समझते हैं। तुम पहले अपनी इस अजीब मुश्किल को ठीक करो, हम उसके बाद बात करेंगे। लियू रुयान तुरंत मान गई। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब हम बात करेंगे। मुझे वादा करो तुम मुझे एक और मौका दोगे। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। बाई निंगबिंग डू जेटांग को उसके घर छोड़ने गई और उसके बाद ही वह अपने अपार्टमेंट वापस आई। रास्ते में उसके दिमाग में बस मेरी वही टूटी हुई हालत घूम रही थी। बाई निंगबिंग का दिल दुख रहा था। उसे पहले ही लियू रुयान को ऐसा कुछ नहीं करने देना चाहिए था। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंची, बाई निंगबिंग ने अपने दरवाजे के सामने एक इंसान को बैठे हुए देखा। उसकी सफेद शर्ट ठंडी हवा में थोड़ी कांप रही थी। बाई निंगबिंग ने अपनी सांस रोक ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसने अपनी आंखें झपकाईं। वह सफेद परछाई वहां से गायब नहीं हुई। मैंने ऊपर देखा और बाई निंगबिंग को हैरानी से खड़े देखा। मैं खड़ा हुआ, लेकिन काफी देर से बैठे रहने की वजह से मेरे पैर सुन्न हो गए थे और मैं लड़खड़ा गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। बाई निंगबिंग जल्दी से मुझे बचाने के लिए भागी। मैं कमजोरी से बाई निंगबिंग के गले लग गया और धीमी आवाज में शिकायत करने लगा, तुम अभी तक कहाँ थी? इस वक्त बाई निंगबिंग को बहुत पछतावा हो रहा था। उसे डू जेटांग को घर छोड़ने नहीं जाना चाहिए था जब उसने अपने गले लगे इंसान के ठंडे हाथ महसूस किए। बाई निंगबिंग घबरा गई। उसने जल्दी से मुझे जोर से गले लगा लिया और बार बार माफी मांगते हुए मुझे अपार्टमेंट के अंदर ले गई। मैं तुम्हें बाद में एक चाबी दे दूंगी। अगली बार तुम खुद ही अंदर आ जाना। तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। अगर तुम कॉल करते तो मैं सीधा वापस आ जाती। बाई निंगबिंग ने धीरे से कहा और मुझे सोफा पर बिठा दिया। वह जल्दी से कमरे में गई एक कंबल लेने और उसे मेरे ऊपर लपेट दिया। फिर तुरंत किचन में गई थोड़ा पानी उबालने के लिए। मैं अपना सिर झुकाकर सोफा पर बैठा रहा और बहुत उदास दिख रहा था। पानी उबलते वक्त बाई निंगबिंग बार बार सोफा पर बैठे मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत दर्द था। सिस्टम ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। होस्ट, बाई निंगबिंग तो एक साइड कैरेक्टर लड़की है। तुम उसके घर क्यों भाग आए? मैंने अपना सिर झुकाए रखा। ठंड की वजह से मेरे गाल लाल हो गए थे और मेरी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। सिस्टम की बात सुनकर मेरे होंठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई।
क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर कहानी थोड़ी बदल भी जाए तो कोई बात नहीं? तो अब मुझे उससे इसकी कीमत तो वसूलनी ही होगी। सिस्टम हैरान रह गया। कीमत वसूलनी होगी? किसी दोस्त को धोखा देने की कोई सजा न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उसे इस बात का पछतावा करवाना ही होगा। असली कहानी में बाई निंगबिंग असली होस्ट और लियू रुयान दोनों की दोस्त थी। फिर भी लियू रुयान को धोखा देते हुए और दो लोगों के साथ रिश्ता रखते हुए देखकर न तो उसने उसे रोका और न ही असली होस्ट को इस बारे में बताया। इससे भी बुरा यह हुआ कि जब असली होस्ट वापस आया और उससे डुजेटांग को दुख पहुंचा तो उसने असली होस्ट को ही वापस आने के लिए गलत ठहराया। मैं हंसा। मैं किसी और को खुद पर उंगली कैसे उठाने दे सकता हूँ? मैं हंसा। मैं किसी और को खुद पर उंगली कैसे उठाने दे सकता हूँ? जाहिर है मुझे खुद को सही साबित करना होगा और दूसरों पर उंगली उठानी होगी। बाई निंगबिंग ने मुझे पानी का ग्लास दिया। मैं कुछ कहने ही वाला था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। पता नहीं क्यों इस वक्त बाई निंगबिंग बिल्कुल भी लियू रुयान का नाम नहीं लेना चाहती थी। मैंने गर्म पानी का एक घूंट लिया ताकि मेरा शरीर थोड़ा गर्म हो सके और फिर मैंने ऊपर बाई निंगबिंग की तरफ देखा। जैसे ही बाई निंगबिंग ने मुझे देखा उसे लगा जैसे वह मेरी आंखों में खो गई हो, जो आकाशगंगा की तरह शांत थी। वह खोई हुई सी मुझे घूरती रही और बिना वहां से गए ध्यान से मेरे सामने नीचे बैठ गई। तुम्हें कब से पता था? बाई निंगबिंग होश में आई और उसकी मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी नजर चुराने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं तुरंत उसकी हिचकिचाहट समझ गया। मैंने यकीन के साथ कहा, तुम्हें शुरू से ही पता था? बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा और दुख साफ दिख रहा था। तो तुम्हें सब पता था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने उल्टा उसकी झूठ बोलने में मदद की। बाई निंगबिंग ने अपने होंठ दबाए। मुझे माफ कर दो। मैंने अपना सिर झुका लिया। बाई निंगबिंग, क्या हम अब भी दोस्त हैं? बाई निंगबिंग ने जल्दी से कहा। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। फिर पिछले 2 सालों में जो भी मैसेजेस मैंने तुम्हें भेजे थे, क्या तुमने मुझे एक बार भी बताने के बारे में सोचा? बाई निंगबिंग ने अपना सिर झुका लिया। उसने सोचा तो था, लेकिन वह मुझे उदास नहीं करना चाहती थी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब मैं अपने सपने पूरे करने जा रहा था तो मेरी आंखों में कितनी चमक थी। वह चमक, अगर इस वजह से मैं अपने सपने छोड़ देता तो बाई निंगबिंग सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे कितना पछतावा होता। मुझे अब जवाब मिल गया है। मैंने पानी का ग्लास नीचे रख दिया। मैंने निंगबिंग को एक तरफ किया और जाने के लिए खड़ा हो गया। यह देखकर बाई निंगबिंग ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसकी तरफ देखने के लिए पीछे मुड़ा। मेरी आंखें दुख से भरी हुई थीं। बाई निंगबिंग, क्या तुम अब भी वही बाई निंगबिंग हो जिसे मैं जानता था? मेरी आंख के कोने से आंसू निकलते हुए देखकर बाई निंगबिंग ने मुझे जोर से गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, प्लीज उदास मत हो। यह सब मेरी गलती है। मुझे उसे शुरू से ही रोक देना चाहिए था। मुझे शुरुआत में ही इसे रोक देना चाहिए था। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। क्या इसलिए क्योंकि मैंने इसे बहुत समय तक दबा कर रखा था, या इसलिए क्योंकि मैंने बहुत समय तक खुद को जबरदस्ती मजबूत बनाए रखा था? जैसे ही उसने मुझे गले लगाया और दिलासा दिया, मेरा खुद पर से कंट्रोल खो गया और मैं रोने लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और वह बस मुझे अपने सीने से लगाए रखी। सिस्टम ने मुझे उस लड़की के गले लगते हुए देखा और मैं दिल खोलकर रो रहा था और वह बस देखता रह गया। अपने होस्ट को बेहोश होने तक रोता हुआ देखकर और उस लड़की को उसे कमरे में ले जाते हुए देखकर सिस्टम अभी भी थोड़ा परेशान था, लेकिन तभी उसने देखा वह लड़की किसी कीमती खजाने की तरह मेरा ख्याल रख रही थी। उसने प्यार से मेरा चेहरा साफ किया और मुझे ध्यान से कंबल ओढ़ाया और फिर दबे पांव कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह जब बाई निंगबिंग उठी तो मैं वहां से जा चुका था। टेबल पर रखे नाश्ते को देखकर बाई निंगबिंग को अंदर से बहुत अच्छा लगा। उसने वह ठंडा नाश्ता खत्म किया, मुझे एक मैसेज भेजा और फिर काम पर चली गई। बाई निंगबिंग के घर से निकलने के बाद मैं सीधा अपने घर गया। मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बड़े बुजुर्गों से मिलने गया, जिसमें लू रुयान के पेरेंट्स भी शामिल थे। छोटा फैन अब बड़ा हो गया है। वह दिन ब दिन और हैंडसम होता जा रहा है। हाँ, सिर्फ हैंडसम ही नहीं, वह पता क्या था, वह अब बहुत समझदार और होशियार लड़का बन गया है। बिल्कुल सही मिस्टर चेन, आप दोनों को आगे चलकर बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखी। बड़ों की तारीफ सुनकर मैं बस धीरे से मुस्कुरा दिया। आप लोग मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं आंटी और अंकल। ये सब तो बस मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। बेटा होना ही सबसे अच्छा है। छोटे फैन को ही देख लो, उसे हम बड़ों के साथ रहना भी आता है। मेरी उस बदमाश बेटी की तरह नहीं। पता नहीं वह कहाँ भाग गई है। जरूरत के वक्त तो वह मिलती ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बेटे सच में ज्यादा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल एक सहारे की तरह, है ना? और एक मेरी वह लड़की है जो कभी मेरे साथ वक्त बिताने के बारे में सोचती भी नहीं। जब भी मैं उसे ढूंढता हूँ वह कहीं नहीं मिलती। काश मेरा भी एक बेटा होता। ऐसा नहीं है कि हर बेटे वाले परिवार में ऐसा होता है। क्या आप सबने जो फैमिली के उस लड़के को नहीं देखा जो हर रोज अजीब और गरीब चमकीले कपड़े पहनता है?
मुझे लगता है मिसेस जो गुस्से से मरने वाली है। आखिर में चैन फैमिली ही सबसे खुशनसीब है। ये बात तो बिल्कुल सच है। आखिर में चैन फैमिली ही सबसे खुशनसीब है। ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं अपने पेरेंट्स के बिल्कुल पास ही रहा और एक अच्छे बेटे का फर्ज पूरी तरह निभाता रहा, बहुत ही आज्ञाकारी और समझदार बनकर, जिसकी वजह से कई बड़े बुजुर्गों ने मेरी बहुत तारीफ की। लू रुयान के पेरेंट्स जब उन्होंने आसपास के लोगों को मेरे बारे में पूछते हुए सुना तो दोनों मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, दोनों की शादी शायद जल्द ही होने वाली है। पहले इसमें देरी हुई क्योंकि छोटे फैन को पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। हाँ, बच्चे एक दूसरे को खुद पसंद करते हैं। पेरेंट्स होने के नाते हम बीच में नहीं आते, हम बस उनका साथ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं है। बच्चे सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पहले लू की माँ मेरे विदेश जाने से खुश नहीं थी, लेकिन अभी उन्हें मेरी इस कामयाबी पर बहुत गर्व हो रहा था। वह अपने इस होने वाले दामाद के बारे में पूरे गर्व से बात कर रही थी। जब भी कोई पूछता तो वह हमेशा कहती कि शादी बस होने ही वाली है। कोई भी देखकर समझ सकता था कि वह अपने होने वाले दामाद से कितनी खुश है। मैंने भी अकेले में लू के पापा से बात की और उनकी माँ से भी। मैंने उन्हें बताया कि मैं विदेश से उन दोनों के लिए गिफ्ट्स लाया हूँ और जब मैं किसी और दिन उनके घर आऊंगा तो वे गिफ्ट्स ले आऊंगा। लू के पापा अपने इस तमीजदार होने वाले दामाद से बहुत खुश थे। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी पत्नी को बात करने दी। लू की माँ तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से मुझे कुछ बातें समझाने लगी। तभी कोई लू के पापा से मिलने आ गया और तभी उन्होंने ना चाहते हुए भी मुझे जाने दिया। जब पार्टी खत्म होने वाली थी तब आखिरकार मैं उस इंसान से मिला जिससे मैं मिलना चाहता था। चू यू यू, जो ल्यू रुयन की सबसे छोटी आंट थी। चू यू यू, ल्यू रुयन की सबसे छोटी आंट। वह इस साल 29 साल की थी, रुयन से सिर्फ 4 साल बड़ी। ये एक छोटी सी और खास पार्टी थी। वहां आए सभी लोग खास दोस्त थे और उनमें से ज्यादातर लोग चैन फैमिली के पेरेंट्स की उम्र के थे। सिर्फ चू यू यू और मैं ही सबसे छोटी उम्र के थे। जब मैंने चू यू यू को ढूंढा तो वह दूसरी फ्लोर पर एक आरामदायक चेयर पर बैठकर धूप सेंक रही थी और उसने अपने चेहरे पर एक किताब रखी हुई थी। आवाज सुनकर चू यू यू ने अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे से किताब को हटाया। ऊपर देखते हुए उसने व्हाइट सूट में एक लड़के को देखा जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें ध्यान से उसकी तरफ देख रही थीं। चू यू यू ने थोड़ा गुस्से से देखा और अपने हाथ की किताब को थोड़ा नीचे किया। चू यू यू थोड़ी परेशान थी और जैसे ही उन्होंने गुस्से में उसे वहां से भगाने की कोशिश की, उनकी नजर मेरे कॉलर बोन पर पड़ी जो मेरे थोड़े ढीले कॉलर के नीचे से साफ दिख रहे थे। एक ठंडी हवा चू यू यू के कान के पास से गुजरी जिसकी वजह से मेरी शर्ट आगे से थोड़ी सी खुल गई। रोशनी में वे लाइंस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। चू यू यू ने अपना थूक निगला। चू यू यू ने अपना थूक निगला। उनकी उंगलियां अपने आप किताब के कवर को छूने लगी। उनकी उंगलियां अपने आप किताब के कवर को छूने लगी। मैं थोड़ा आगे की तरफ झुका और मेरा कॉलर मेरे कंधे से थोड़ा नीचे खिसक गया जिससे मेरा कॉलर बोन साफ दिखने लगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, चू यू यू, क्या तुम्हें भी यह किताब पसंद है? मैं कई सारी किताबों की दुकान पर गया लेकिन मुझे यह कहीं नहीं मिली। क्या तुम मुझे यह थोड़ी देर पढ़ने के लिए दे सकती हो? चू यू यू चेयर पर सीधी होकर बैठ गई और उन्होंने बिना सोचे समझे वह किताब मेरे हाथ में दे दी। हाँ बिल्कुल। मैं बहुत खुश दिखा और जल्दी से दोनों हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही मैंने किताब ली, मेरा हाथ गलती से चू यू यू के हाथ से छू गया। जब चू यू यू ने अपना हाथ पीछे खींचा तो वह अपनी नाक को थोड़ा छूने लगी। उन्हें सिगरेट की एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। किताब लेकर मैं सीधा चू यू यू के सामने बैठ गया। पहले मैंने किताब खोली और थोड़ी देर पढ़ा, फिर उसे बंद कर दिया। मैंने चू यू यू की तरफ देखा और कहा, ओ हाँ। मैंने चू यू यू की तरफ देखा और कहा, ओ रीता है। हाँ, मेरा नाम चेन फान है। आपका नाम क्या है? चू यू यू ने थोड़ी हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाई। वह अपने मन में सोचने लगी, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये वही चेन फान है? चू यू यू। मेरी आंखें चमक उठी और मैंने अपना फोन निकाला। चलो हम एक दूसरे का नंबर सेव कर लेते हैं। जब मैं ये किताब पढ़ लूंगा तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। लॉयर दो। चू यू यू ने उसकी तरफ देखा। जिस तरह वह बैठा था उसकी वजह से उसकी शर्ट का कॉलर थोड़ा खुला हुआ था जिससे उसकी कॉलर बोन साफ दिख रही थी जो हल्की सी नजर आ रही थी, जिससे अचानक उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। चू यू यू थोड़ा आगे की तरफ झुकी। अपने अंदर के ख्यालों को छुपाने की कोशिश करते हुए उसने अपना फोन निकाला और उसका नंबर सेव कर लिया। उसका नंबर मिलने के बाद मैं आराम से अपनी चेयर पर पीछे होकर बैठ गया। मैंने अपने हाथ में पकड़ी किताब खोली और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे मैं सच में उसे पढ़ने में खो गया हूँ। चू यू यू भी वहां से नहीं गई और बस मेरे सामने बैठी रही और बीच बीच में देखने लगी। उसका ध्यान बार बार उसकी कॉलर बोन पर जा रहा था, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था। इस तरह हम दोनों वहां खामोशी से बैठे रहे। एक किताब पढ़ रहा था और दूसरा उसे देख रहा था। जब तक मेरी माँ ने मुझे नहीं बुलाया तब तक मैं वहां से नहीं उठा। किताब खत्म करने के बाद मैं आपको खाना खिलाऊंगा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी किताब को हिलाया। जब मैं वहां से चला गया और दिखना बंद हो गया तभी चू यू यू ने अपने दिल की बेचैनी को काबू किया। पार्टी से वापस आने के बाद मैं चुपचाप घर पर बैठकर पढ़ने लगा। जब तक मैंने किताब खत्म की
तब मैंने अपना इनबॉक्स खोला। उसके अंदर वह डॉक्यूमेंट था जो मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से निकलवाया था, डू जीटिंग के बारे में। उसकी माँ को ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया था। क्योंकि कोई सही बोन मैरो मैच नहीं मिल रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका कीमोथेरेपी चल रहा था। और ये सारा खर्चा जाहिर है लू रोयन उठा रही थी। डू जेटिंग का एड्रेस देखते हुए और इन्वेस्टिगेटर की भेजी हुई रोज की रिपोर्ट को देखकर मुझे पता चला कि वह आज एक कैफे में पार्ट टाइम काम कर रहा है, इसलिए मैं वहां चला गया। वेलकम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? जब डूजेटिंग ने ऊपर देखा तो सामने वाले को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह मुझसे पहले एक बार मिल चुका था। मैंने उसे थोड़ा देखा और फिर विंडो के पास एक सीट पर बैठ गया। मेरे लिए एक लाटे ले आओ। डूजेटिंग होश में आया। जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, कॉफी बनाते वक्त। डूजेटिंग बीच बीच में मुझे चोरी चोरी देख रहा था। उसे यह मानना पड़ेगा कि वह आदमी बहुत ही शानदार था और उसका ढंग बहुत ही अच्छा था, जो उससे बिल्कुल अलग था। लेकिन जब उसे लू रोयन का चेहरा याद आया तो डूजेटिंग का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। डूजेटिंग गर्म कॉफी लेकर आया और मेरे सामने रख दी। अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा मैंने कहा, 1 मिनट रुको। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा मैंने कहा, 1 मिनट रुको। डूजेटिंग थोड़ा सहम गया, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए सर? मैंने चम्मच पकड़ी और धीरे से अपनी कॉफी को हिलाया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम लू रोयन के लवर बने तो क्या तुम जानते थे कि उसका पहले से एक फियांसे है? डूजेटिंग वहीं जम गया और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। जब उसकी माँ को ल्यूकीमिया का पता चला था तब उसे लगा था कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। तब लू रोयन ने ही उसे सहारा दिया था। उसने उसकी माँ के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल ढूंढा, बड़े डॉक्टर्स का इंतजाम किया और हॉस्पिटल का सारा महंगा खर्चा उठाया। डूजेटिंग को लगा कि उसकी जिंदगी में कोई परी आ गई है। जब वह बहुत खुश था तभी उसने अचानक उसके हाथ में एक अग्रीमेंट थमा दिया और कहा कि उसे किसी और की पसंद के मुताबिक कपड़े पहनने होंगे। उसे मेकअप करने के लिए मजबूर किया गया और उन चीजों को पसंद करने के लिए कहा गया जो उस दूसरे शख्स को पसंद थी। उसे किसी और की जगह लेने के लिए मजबूर किया गया। डूजेटिंग को लगा कि उस पर फिर से मुसीबत टूट पड़ी है, लेकिन वह मना नहीं कर सका। उसके पास लू रोयन को मना करने का कोई रास्ता नहीं था। वह उसकी माँ की जान बचाने वाली थी और उसके दिल की रानी भी। इसलिए डूजेटिंग ने सोचा कि क्यों ना वह थोड़ा मतलबी बन जाए और जब तक वह दूसरा शख्स वहां नहीं है तब तक वह लू रोयन के साथ रहेगा। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब यह हद पार हो गई। लू रोयन उसके साथ और भी अच्छा बर्ताव करने लगी। वह उसे अपने दोस्तों और बहनों से मिलवाने ले जाने लगी और वह खुद भी उस पर पूरी तरह निर्भर होने लगा। अगर मैं बीच में न आता तो डूजेटिंग को लगता कि वही सच में अकेला है जो लू रोयन के दिल में रहता है। उसे इस हाल में देखकर अब मेरे लिए समझने को बचा ही क्या था। मैं मजाक उड़ाते हुए हंसा, तो तुम अच्छे से जानते थे कि लू रोयन का पहले से एक फियांसे है, फिर भी तुम उसके लवर बनने के लिए तैयार हो गए? डूजेटिंग का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे किसी ने उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया हो। लेकिन मैंने उससे सवाल पूछना बंद नहीं किया। तो क्या तुम जानते थे कि लू रोयन और मैं सिर्फ घरवालों की मर्जी से शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि हम सच में एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे की परवाह करते थे और इसीलिए हमारी सगाई हुई थी। डूजेटिंग ने अपनी मुट्ठी भींची और इस बेइज्जती को बर्दाश्त किया। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी बात याद आई, जब लू रोयन उसके पास नशे में आई थी और उसके मुंह से बार बार चेन फैन का नाम निकल रहा था। अभी अभी एक कस्टमर को सर्व करने के बाद याओ छिन डूजेटिंग से बात करने जा रही थी, लेकिन उसे वहां बिल्कुल सफेद चेहरे के साथ खड़ा देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी उसने उस कस्टमर के मुंह से लू रोयन का नाम सुना। उस आदमी के कपड़ों को देखकर जो महंगे ब्रांड्स के थे, याओचिन को लगा कि वह कोई अमीर घर का लड़का है जो लू रोयन को पसंद करता है और यहाँ उसके ऑफिशियल बॉयफ्रेंड डूजेटिंग से झगड़ा करने आया है। इसलिए उसने जल्दी से लू रोयन को फोन किया। जब लू रोयन ने फोन उठाया तो वह बाई निंगबिंग के साथ थी। लू रोयन के चेहरे के अजीब भाव देखकर बाई निंगबिंग ने तुरंत पूछा कि क्या बात है। लू रोयन ने अपनी भौहें सिकोड़ी जब याओचिन ने फोन पर बताया कि कोई डूजेटिंग को परेशान कर रहा है। बाई निंगबिंग का चेहरा थोड़ा खराब हो गया। तुमने अभी तक उससे अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं किया है। लू रोयन का चेहरा भी उतर गया। उसने उस दिन डूजेटिंग से साफ साफ बात करने का प्लान बनाया था, लेकिन किसने सोचा था कि अचानक उसकी माँ की तबीयत और खराब हो जाएगी। उसके पास उसके साथ एक और रात रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जो बातें वह कहना चाहती थी वह कभी कह ही नहीं पाई। लू रोयन के चेहरे को देखकर बाई निंगबिंग का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। मुझे मत बताना कि तुम वहां जाने का सोच रही हो। मुझे डर है कि वह डूजेटिंग का कजिन है। लू रोयन ने अपना चेहरा सीरियस बना लिया। बाई निंगबिंग पहले एक बार डूसिटेंग के कजिन से मिल चुकी थी, जो एक बेकार जुआरी था, जो अक्सर डूसिटेंग से पैसे मांगने आता रहता था और कभी कभी उसे पीटता भी था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह कैफे जहां डूसिटेंग पार्ट टाइम काम करता था वह लू रोयन की कंपनी से ज्यादा दूर नहीं था। लगभग 10 मिनट की ड्राइव के बाद दोनों कैफे के सामने पहुंच गए। डूसिटेंग और मैं अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े थे। मिस्टर डू, मेरी फियांसे को अकेला छोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? डूसिटेंग का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया था। उसने काफी देर तक अपने एप्रन को जोर से पकड़े रखा और आखिर में दबे स्वर में बोला, मुझे माफ कर दीजिए,
उसने काफी देर तक अपने एप्रन को जोर से पकड़े रखा और आखिर में दबे स्वर में बोला, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर चैन, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। मैंने गुस्से से देखा। मिस्टर चैन, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। मैंने गुस्से से देखा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दूर से देखते हुए याओ चिन ने देखा कि डू सितेंग रोने ही वाला था और वह जल्दी से भागकर वहां आई। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, हे हैंडसम, क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? मैंने उस पर एक नजर डाली, फिर उसे इग्नोर करते हुए सीधा डू सितेंग को घूरने लगा। मिस्टर डू सितेंग को सीधा घूरते हुए, मिस्टर डू, वैसे भी तुम लियू रुयान के साथ सिर्फ पैसों के लिए हो। मैं तुम्हें वह पैसे दे सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम उससे बहुत दूर रहो। डू सितेंग ने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर याओ चिन का गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसे अमीर लोगों से सख्त नफरत थी, जो हमेशा पैसों के दम पर दूसरों को परेशान करते हैं। हे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है? हमारा डू सितेंग प्रेसिडेंट लियू के साथ पैसों के लिए नहीं है, समझ गए? उन दोनों के बीच सच्चा प्यार है। तुम होते कौन हो? तुम्हें किसी के ऑफिशियल बॉयफ्रेंड को जाने के लिए कहने का क्या हक है? डू सितेंग ने घबराहट में याओ चिन की आस्तीन खींची। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऑफिशियल बॉयफ्रेंड? क्या तुम सबको यही बताते घूम रहे हो? याओ चिन को वह मजाक उड़ाने वाला तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने एक कदम आगे बढ़कर डू सितेंग के सामने खड़ी हो गई। हे, तुम खुद को समझते क्या हो? थोड़े से गंदे पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डरते हैं? याओ चिन ने अपनी आवाज ऊंची की, जिससे कैफे के बाकी लोग भी घूमकर देखने लगे। मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें मिस्टर डू ने नहीं बताया? मैं उसी प्रेसिडेंट लियू का फियांसे हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। याओ चिन ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, पर अचानक उसे समझ आया कि मैंने अभी क्या कहा था। वह हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। फियांसे? हाँ, सही सुना। लियू रुयान और मैं पिछले 7 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और 3 साल पहले हमारी सगाई हुई थी। मुझे कैसे नहीं पता था कि लियू रुयान का कोई ऑफिशियल बॉयफ्रेंड है। याओ चिन धीरे से डू सितेंग की तरफ देखने के लिए घूमी तो उसने देखा कि डू सितेंग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह तर्ती अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न खड़ा था और इस बात से इनकार करने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। याओ चिन का दिल बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मैंने अपनी बात जारी रखी, पैसों के लिए नहीं। जहां तक मुझे पता है मिस्टर डू अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट है ना? मिस्टर डू की माँ के हॉस्पिटल में एडमिट होने से लेकर उनके इलाज तक का खर्चा कम से कम कई लाख रुपए होगा। क्या मिस्टर डू में यह कहने की हिम्मत है कि ये सारे पैसे लियू रुयान ने नहीं दिए थे? मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टर डू किस हक से लियू रुयान के पैसे खर्च कर रहे हैं। कैफे के सारे कस्टमर्स हैरान थे और बड़े ध्यान से इस तमाशे को देख रहे थे। क्या यह असली पार्टनर और घर तोड़ने वाले के बीच का झगड़ा है? यह तो बहुत मजेदार है। तभी लियू रुयान और बाई निंगबिंग अंदर आईं। उन्होंने सिर्फ डू सितेंग को सिर झुकाए हुए देखा, जिसके गालों पर आंसू बह रहे थे। जहां तक मेरी बात है, मुझे याओ चिन ने छुपा रखा था, इसलिए लियू रुयान मुझे बिल्कुल नहीं देख सकी। यह नजारा देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा और वह तेजी से वहां आई और डू सितेंग को अपने पास खींचते हुए बोली, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? आवाज सुनकर याओ चिन पीछे घूमी। लियू रुयान ने भी ऊपर देखा और जैसे ही याओ चिन एक तरफ हुई, उसकी नजर मुझसे मिली। मेरी नजरें उसके सामने थीं। लियू रुयान वहीं की वहीं जम गई। होश में आने के बाद उसने जल्दी से डू सितेंग का हाथ झटक दिया। डू सितेंग पास की एक टेबल से जा टकराया और वह हैरानी से लियू रुयान को देखने लगा। मैंने एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब यह था जब तुमने मुझसे एक और मौका मांगा था? क्या तुम इसी तरह सब ठीक करने वाली थी? लियू रुयान ने जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं है चेन फैन, मैंने ऐसा नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मेरे पास आने की कोशिश की, मैं तुरंत खड़ा हो गया और पीछे हट गया। मेरे पास मत आओ लियू रुयान, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। यह कहकर मैंने अपने हाथ में पकड़ा कॉफी का कप उठाया और उसे सीधा लियू रुयान के चेहरे पर फेंक दिया और बिना सोचे समझे वहां से निकल गया। लियू रुयान ने जल्दी से अपने चेहरे से कॉफी साफ की। वह मेरे पीछे भागने ही वाली थी, तभी बाई निंगबिंग ने उसे रोक लिया। उसे अब और परेशान मत करो, मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। यह सुनकर लियू रुयान और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह मेरे पीछे आना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाई निंगबिंग ने आगे कहा, मैं जाकर उसे देखती हूँ, तुम अपना यह मामला संभालो। बाई निंगबिंग को मेरे पीछे जाते हुए देखकर लियू रुयान के दिल में और भी ज्यादा दर्द होने लगा। याओ चिन हैरान होकर वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसका दोस्त, जिसे वह बिल्कुल मासूम समझती थी, वह असल में दूसरों का घर तोड़ने वाला निकला, और वह भी एक नंबर का धोखेबाज निकला। डू सितेंग लड़खड़ाया, पर उसने खुद को संभाल लिया। जैसे ही वह उसके पीछे भागने लगा, उसने देखा कि लियू रुयान उसे गुस्से से घूर रही थी, जिससे उसकी धड़कन रुक सी गई। लियू रुयान ने डू सितेंग की तरफ ठंडी नजरों से देखा। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, और उसके सामने भी कभी मत जाना। यह कहकर लियू रुयान वहां से चली गई। इस वक्त कैफे के लोग डू सितेंग को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, खासकर वह लोग जो रोज वहां आते थे।
जो पहले इस लड़के को एक अच्छा और सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट समझते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा धोखेबाज होगा। लियू रुयान की ऐसी बातें सुनकर दू सितेंग को लगा जैसे उसके दिल पर छुरी चल गई हो। उसने दर्द के मारे अपना सीना पकड़ लिया। उसे लगा कि कोई उसे दिलासा देने आएगा, लेकिन काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। उसने मजबूर होकर याओचिन की तरफ देखा तो देखा कि याओचिन पता नहीं कब काउंटर पर वापस जाकर कस्टमर्स को सर्व करने में बिजी हो गई थी। बाय निंगबिंग मेरे पीछे आई। उसने मुझे अपने पास खींचा और एक टैक्सी बुलाई। थोड़ी ही देर में वह मुझे अपने अपार्टमेंट ले आई। जैसे ही मैंने अपार्टमेंट में कदम रखा, मैं वहीं रुक गया। यह देखकर बाय निंगबिंग, जो मुझे आगे से खींच रही थी, वह भी रुक गई। क्या हुआ? मैंने खुद को उसके गले लगा लिया ताकि वह मुझे संभाल सके और दिलासा दे सके। बाय निंगबिंग थोड़ी देर के लिए हैरान हुई, फिर उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। मैंने धीरे से कहा, बाय निंगबिंग, क्या अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बची हो? उदास मत हो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक और रात बाय निंगबिंग के घर पर ही रुका। अगले दिन पहले की तरह मैं ब्रेकफास्ट बनाकर वहां से निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे अपनी जेब में एक एक्स्ट्रा चाबी मिली। मैंने धीरे से मुस्कुराया। लगता है मछली जाल में फंस गई है। मैंने अपने बेड के पास रखी किताब पर हाथ फेरा। मैंने अपना फोन निकाला और चू यू यू को एक मैसेज भेजा। मिस चू, मैंने किताब पढ़ ली है। आप कब फ्री हैं? मैं आपको खाना खिलाऊंगा और साथ ही आपकी किताब भी वापस कर दूंगा। जैसे ही उसे मैसेज मिला, वह अपने असिस्टेंट की काम की रिपोर्ट सुन रही थी। फोन की घंटी सुनकर असिस्टेंट एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने घबराते हुए अपनी बॉस की तरफ देखा और अपनी जेब से अपना फोन निकाला। चुपके से देखते हुए उसे पता चला कि उसे कोई मैसेज नहीं आया था, जबकि असिस्टेंट अभी भी परेशान थी। उसने देखा कि उसकी बॉस ने अपना फोन उठाया और वीचैट खोला। मैसेज देखकर चू यू यू ने थोड़ी हैरानी से अपनी आईब्राउ उठाई। असिस्टेंट चुपचाप एक तरफ खड़ी रही और अपनी बॉस के रिप्लाई करने का वेट करने लगी। अंदर ही अंदर बहुत हैरान थी। वह 5 साल से अपनी बॉस की असिस्टेंट थी, फिर भी उसने अपनी बॉस को पहले कभी वीचैट यूज करते नहीं देखा था। सिर्फ 30 साल की थी, फिर भी वह 50 साल से बड़े किसी बूढ़े आदमी की तरह बिहेव करती थी। इस वक्त अपनी बॉस को फोन पर चिपके हुए और मैसेज लिखते हुए देखकर असिस्टेंट ने हैरानी से अपनी आईब्राउ उठाई। वह थोड़ी क्यूरियस थी कि आखिर फोन के दूसरी तरफ कौन है। चू यू यू के साथ मैसेज पर फ्लर्ट करते हुए मैंने अपनी आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी भी शुरू कर दी। बाहर के देश में की गई मेरी मेहनत की वजह से मेरा नाम बहुत बढ़ गया था। जैसे ही ये खबर फैली कि मैं एक एग्जीबिशन कर रहा हूँ, बहुत से लोगों ने इसे स्पॉन्सर करने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया। मैं आर्ट एग्जीबिशन की तैयारियों में बिजी था और दिखाने के लिए अपनी बनी हुई पेंटिंग्स को सेट कर रहा था। मैं बस अपने दिमाग को शांत करके तारों भरे आसमान की पेंटिंग पूरी करना चाहता था। मुझे बस कुछ और पेंटिंग्स बनानी थी और फिर एग्जीबिशन ऑफिशियली शुरू हो सकती थी और मैं सच में एक तारों भरा आसमान पेंट करना चाहता था। ठीक उसी वक्त चू यू यू मुझसे बात कर रही थी। उसे पता था कि मैं एक एग्जीबिशन करने वाला हूँ और तारों भरे आसमान की पेंटिंग बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे सीधा कॉल किया। उसका कॉल आने पर मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन इस शहर में इतना सुंदर तारों भरा आसमान कहाँ दिखता है। मुझे पेंटिंग बनाने का कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा था। चू यू यू ने अपनी आईब्राउ उठाई। उसकी आवाज में थोड़ा इशारा था। मुझे एक जगह पता है जहां से तुम एक बहुत ही सुंदर तारों भरा आसमान देख सकते हो। मेरी आवाज में अचानक खुशी आ गई। सच में? चू यू यू थोड़ा मुस्कुराई। चलना चाहते हो? चू यू यू मुस्कुराई। उसने अपनी स्केड्यूल बुक खोली और अपना फ्री टाइम चेक किया, जैसे उसने मेरे दिमाग की बात जान ली हो। उसकी आवाज में थोड़ा सस्पेंस था। क्यों ना मैं मिस चू को डिनर पे ले जाऊं और मिस चू मुझे तारे दिखाने ले चले। कैसा रहेगा? चू यू यू ने तुरंत कहा। तुम पर पिछली बार के खाने का उधार अभी भी बाकी है। मैं थोड़ा मुस्कुराया। तो उसे अगली बार के लिए रख लेते हैं। बिना देर किए मैं सीधा उसकी जगह पर पहुंच गया। जैसे ही मैं चू यू यू की कंपनी के रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा, मैंने देखा कि चश्मा पहने एक औरत पहले से वहां खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे पास आई और तमीज से बोली, हेलो मिस्टर चैन, मैं प्रेसिडेंट चू की असिस्टेंट हूँ। प्रेसिडेंट चू पार्किंग लॉट में आपका वेट कर रही है, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। असिस्टेंट के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसका बिहेव बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से चिल्ला रही थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि उसकी बोरिंग और पुराने ख्यालों वाली बॉस इस तरह अपने फोन से चिपकी रहती थी। ये लड़का तो सच में कमाल का है। ठीक है, थैंक यू। मैं धीरे से मुस्कुराया और असिस्टेंट के पीछे लिफ्ट की तरफ चलने लगा और मैंने अपनी आंख के कोने से बातें करती हुई रिसेप्शनिस्ट को देखा। चू यू यू की कार में बैठकर मैं सीट पर पीछे हो गया और आसपास देखने लगा। फिर मैंने अपने बैग से एक छोटा सा पीस चाम निकाला और उसे उसकी कार में अच्छे से टांग दिया। चू यू यू ने मुझे ऐसा करते हुए देखा। मैं इतने आराम से काम कर रहा था जैसे ये कार मेरी ही हो। वह गुस्सा तो नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। बस उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। हम जिस जगह जा रहे थे वह एक रिजॉर्ट था और वह अभी पूरा बना भी नहीं था। जैसे ही हम वहां पहुंचने वाले थे, चू यू यू ने अपना सिर घुमाया और देखा पास वाली सीट पर चुपचाप बैठे हुए लड़के की तरफ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बेच दूंगी? मैंने फोन की स्क्रीन से अपनी नजर हटाई और चू यू यू की तरफ देखते हुए बोला,
आखिर मेरी कीमत ही क्या होगी? तुम्हारी कुछ तो कीमत होगी ही। मैं थोड़ा हंसा और रास्ते के नज़ारों को देखने लगा। ये जगह अभी तक शुरू नहीं हुई है ना? चू यूयू ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल सही। इसलिए तुम यहाँ आने वाले सबसे पहले मेहमान हो। हर कोई चाहता है कि वह किसी के लिए खास हो, और यह सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। मैंने ध्यान से रिजॉर्ट को चारों तरफ देखा। वहाँ की बिल्डिंग बहुत ही सुंदर थी, जिसमें पुराने कल्चर की झलक साफ दिख रही थी। यहाँ के सारे घर ऊंचे वुडन स्टाइल के बने थे, जो पूरी तरह लकड़ी से बने थे और पहली ही नजर में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कार एक बड़ी झील के पास रुकी। मैं बाहर निकला और मेरी नजर एक लोटस पॉन्ड पर पड़ी, जिसके पत्तों ने पूरे पानी को ढक रखा था। मैंने चू यूयू की तरफ मुड़कर कहा, हमें यहाँ आने के लिए जून तक का वेट करना चाहिए था। वक्त आने पर मैं तुम्हें यहाँ फिर से लेकर आऊंगी। चू यूयू ने कार की चाबी उस एरिया के मैनेजर को दे दी। फिर उसने धीरे से उसे ऑर्डर दिया, झील के बीच वाले घर को साफ करवा दो। अपना ऑर्डर देने के बाद चू यूयू चलकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। यहाँ का रात का आसमान बहुत सुंदर होता है। आज रात आराम से इसका मजा लेना। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। मेरी आंखों में मजाक था। चू यूयू मुस्कुराई और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। चू यूयू मुस्कुराई और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी और इस रिजॉर्ट के बारे में और इसकी खासियत बताने लगी। यहाँ काम करने वाले बहुत से लोग इसी गांव के रहने वाले हैं जो पहले यहाँ रहते थे। मैंने हैरानी से चू यूयू की तरफ देखा। चू यूयू ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल सही। मैंने उनकी जमीन खरीद ली और अब वह रहने के लिए मेरे घर रेंट पर लेते हैं और साथ ही यहाँ अपनी दुकानें खोलकर पैसे भी कमाते हैं। ये नए लोगों को काम पर रखने से कहीं ज्यादा आसान है। चू यूयू ने उस लगभग पूरे बने रिजॉर्ट को देखा और हल्की स्माइल के साथ कहा, वह इस जमीन को बहुत प्यार करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे, मेरे किसी भी दूसरे एम्प्लॉई से कहीं ज्यादा अच्छी तरह। बॉस चू सच में बिजनेस करना जानती हैं। आप मुझे क्यों नहीं सिखाती? चू यूयू ने अपने सामने खड़े लड़के को देखा। सिखा दूंगी, लेकिन इसकी फीस लगेगी। क्या आपके पास सच में थोड़े से पैसों की कमी है? चू यूयू ने मेरी साफ आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। मैंने कब कहा कि फीस पैसों में होनी चाहिए? मैंने हैरानी से अपनी आईब्राव उठाई, जैसे मुझे मजा आ रहा हो। अच्छा, तो फिर आपको क्या चाहिए? चू यूयू थोड़ी देर के लिए चुप रही, जब तक कि मैं पूरी तरह से जानने के लिए बेचैन नहीं हो गया। फिर आखिर में उसने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो अब खाने का वक्त हो गया है। यह कहकर वह थोड़ी दूर बने रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगी। मुझे नहीं पता कि मैं पहले कहाँ घूम रहा था, लेकिन मेरा दिल बस उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट की तरफ चलना चाहता था। पहले मुझे बताओ। मैं बाद में बताऊंगी। जब तक हमने खाना खत्म किया, रात हो चुकी थी। मैं झील के पास घूमने ही वाला था ताकि खाना हजम हो सके। तभी चू यूयू ने मेरे सिर पर धीरे से हाथ फेरा। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, चू यूयू मेरे पास आई और मेरे कान में धीरे से बोली, ऊपर देखो। मैंने ऊपर देखा और मैं हैरान रह गया। वह बड़ा और खुला आसमान हजारों चमकदार सितारों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी थाली में ढेर सारे मोती बिखरे हुए चमक रहे हों। वे बहुत ही सुंदर और तेज चमक रहे थे। रिजॉर्ट के ट्रिप से वापस आने के बाद से चू यूयू फिर से अपने काम में बहुत बिजी हो गई। मैं भी समझता था कि अभी के लिए हमारा रिश्ता जितना है उतना काफी है, इसलिए मैंने खुद से उसे फोन करके परेशान नहीं किया। इसके बजाय आजकल मैं अक्सर बातें करता था लू रुयान और बाई निंगबिंग के साथ। लू रुयान सच में अपनी गलती सुधारना चाहती थी। वह मेरे अपार्टमेंट पर लगातार फूल भेजती रहती थी, हर एक दिन, बिना इस बात की परवाह किए कि मैं जवाब देता हूँ या नहीं। वह सुबह शाम मुझे मैसेज करती, मेरा हाल चाल पूछती और अपना प्यार दिखाती। अपने फोन पर ढेर सारे मैसेजेस आते हुए देखकर मैंने थोड़ी त्योरी चढ़ाई। मैंने फोन की स्क्रीन बंद की और अपनी पेंटिंग बनाना जारी रखा। मैं एग्जीबिशन के लिए अपनी आर्ट तैयार कर रहा था। सच तो ये है कि मुझे देश वापस आए काफी समय हो गया था। मेरे माँ बाप ने देखा कि मैं अभी तक लू फैमिली के घर नहीं गया हूँ, तो उन्हें थोड़ा शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से लू फैमिली के बड़ों से मिलने जाऊं और दोनों परिवारों के बीच एक डिनर का प्लान बनाऊं। कोई और रास्ता न होने के कारण मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। मैं उन तोहफों को लेकर चल दिया जो मैं विदेश से लाया था और गाड़ी चलाकर लू फैमिली के विला की तरफ निकल गया। चैन और लू परिवार के घर वैसे भी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। गाड़ी से वहां पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगा। जाने से पहले मैंने जानबूझकर लू के मम्मी पापा को फोन करके बता दिया था। मुझे अच्छे से पता था कि वह ये बात लू रुयान को जरूर बताएंगे, और जहां तक बात है कि लू रुयान घर पर होगी या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यंग मास्टर चैन आए हैं। जैसे ही नौकर ने मुझे अंदर आते देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे अभी भी कुछ साल पहले की वह बड़ी सगाई की पार्टी अच्छे से याद थी और उसे पूरा यकीन था कि यंग मास्टर चैन और उनकी बेटी की जोड़ी जन्नत में बनी है। अंकल लू, क्या मिस्टर और मिसेस लू घर पर हैं? हाँ हाँ, वे घर पर ही हैं। कृपया अंदर आइए। मैं तोहफे के डिब्बे लेकर अंदर गया और एक नजर घुमाते ही मैंने देखा कि लू की मम्मी लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही हैं। नमस्ते आंटी। मेरी आवाज सुनकर लू की मम्मी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गईं और उन्होंने अपना चल रहा सीरियल पॉज करना भी नहीं भूला और जल्दी से मेरा स्वागत करने आई। अरे वाह, तुम्हारा यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें ये तोहफे लाने की क्या जरूरत थी?
तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने प्यार से मुस्कुराया और अपने हाथ के तोहफे उन्हें देते हुए कहा, आंटी, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। जब मैंने विदेश में ये रेशम का स्कार्फ देखा तो मुझे तुरंत लगा कि ये सिर्फ आपके लिए ही बना है, इसलिए मैं वापस आने से पहले इसे खास तौर पर आपके लिए खरीद लाया। जो रेशम का स्कार्फ मैं लाया था वह एक बड़े ब्रांड का था जो यहाँ आसानी से नहीं मिलता। ये देखकर कि इसका रंग उनका पसंदीदा बैंगनी रंग था, लू की मम्मी खुशी से मुस्कुराने लगी। तुम कितने अच्छे हो, इतनी दूर रहकर भी तुमने मुझे याद रखा। मैंने एक सीधे साधे बच्चे की तरह कहा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैं अंकल के लिए भी एक तोहफा लाया हूँ, वे ऊपर अपने कमरे में हैं, अभी नीचे आते ही होंगे। पिछली बार जब हम मिले थे तो मैं तुम्हें ढंग से देख नहीं पाई थी। तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या वहाँ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? सब ठीक था, बस कभी कभी मुझे घर के खाने की याद आती थी। हम दोनों लिविंग रूम में बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। लू के पापा अभी तक नीचे नहीं आए थे। तभी लू रुयन बाहर से अंदर आई। लू की मम्मी ने अपनी बेटी के हाथ में फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता देखा और उसे छेड़ते हुए बोली, तुम इतनी बार घर आई हो और मैंने कभी तुम्हें अपनी माँ के लिए फूल खरीदते नहीं देखा। जैसे ही इसे पता चला कि तुम यहाँ हो, ये तुरंत फूल लेकर भागी चली आई। सच ही कहते हैं, पति मिलते ही लड़की अपनी माँ को भूल जाती है। लू रुयान मेरे पास आई और उसने वह सुंदर गुलदस्ता मुझे दे दिया, वहां बैठी लू की मम्मी के सम्मान के लिए। मैंने न चाहते हुए भी उसे ले लिया, लेकिन जैसे ही मैं घूमा, मैंने एक झूठी मुस्कान के साथ वे गुलाब लू की मम्मी के हाथ में थमा दिए और कहा, तो क्यों न मैं ये फूल आपको ही दे दूं, ताकि आपको थोड़ी खुशी मिले आंटी। लू की मम्मी, जो थोड़ा गंभीर बनने की कोशिश कर रही थी, मेरी बात सुनकर खुशी से खिल उठी। उन्होंने कहा, सच में एक बेटा होना कितना अच्छा होता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि आज रात हमारे दोनों परिवार साथ में डिनर करेंगे, क्योंकि लू रुयान अब वापस आ गई है। तो क्यों ना हम अभी ही चलें ताकि आसानी हो। लू की मम्मी ने हाँ में सिर हिलाया और गुलदस्ते को टेबल पर रखते हुए बोली, मैं ऊपर जाकर इसके पापा को बुला लाती हूँ। जैसे ही लू की मम्मी सीढ़ियों के पीछे चली गईं, मेरे चेहरे की मुस्कान भी उनके साथ ही गायब हो गई। लू रुयान अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने 2-3 बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर नहीं छुड़ा पाया, इसलिए मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। मेरा अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज अब मुझसे गुस्सा मत रहो, ठीक है? मैंने उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं और न ही एक शब्द बोला। लू रुयान जल्दी जल्दी आगे मिन्नतें करने लगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा चैन फैन, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। ये तो बस इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी और मैंने ऐसी बेवकूफी कर दी। तुम मुझे समझते हो ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आगे से उससे कभी कोई मतलब नहीं रखूंगी। मैंने उसका नंबर और हर चीज ब्लॉक कर दी है। ये सच है, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी थी, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस तुमसे एक मौका मांग रही हूँ ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। प्लीज हमारे 7 साल के प्यार को एक और मौका दो। यह देखकर कि उसने अपना दिल खोल कर रख दिया है, मैं कुछ नर्म शब्द बोलने ही वाला था, तभी मुझे लू के मम्मी पापा के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे दोनों नीचे आ रहे थे। आवाज सुनकर लू रुयान बिल्कुल भी नहीं घबराई। वह आराम से खड़ी हुई और मेरे ठीक पास बैठ गई और उसने अभी भी मेरा हाथ जोर से पकड़ रखा था। लू के मम्मी पापा चलते हुए वहां आए और उन्होंने देखा कि हम दोनों एक दूसरे के पास चिपक कर बैठे हैं, हाथ पकड़े हुए और एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। लू की मम्मी ने अपना मुंह छुपाकर धीरे से हंसा, जबकि लू के पापा ने अपना चेहरा गंभीर रखने की कोशिश की, पर उनकी आंखों की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। मैंने तुरंत लू रुयान का हाथ झटक दिया और जल्दी से खड़े होकर लू के पापा को नमस्ते किया। लू के पापा ने समझते हुए सिर हिलाया और हालचाल पूछा। लू रुयान भी खड़ी हो गई और बोली, चले मम्मी, आप पापा की गाड़ी में बैठो, तुम मेरे साथ चलो। किसी ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, इसलिए हम सब एक साथ निकल गए। मैं चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गया। यह एहसास चूयूयू की गाड़ी में बैठने से बिल्कुल अलग था। उस समय मैं खुद को आजाद और आरामदायक महसूस कर रहा था। मेरा दिमाग शांत था और मैं आराम से बैठा था, लेकिन इस वक्त मेरा चेहरा बिल्कुल ठंडा और गुस्से में था। यह साफ दिखाने के लिए कि मैं अभी भी गुस्से में हूँ। मैं सीट पर पीछे हो गया और अपना चेहरा खिड़की के बाहर कर लिया और मैंने लू रुयान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैंने सुना है कि तुम एक आर्ट एग्जीबिशन करने वाले हो, क्या तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए? लू रुयान बार बार बात शुरू करने के लिए नए नए टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर आते जाते लोगों की भीड़ को देख रहा था। मेरा दिमाग थोड़ा खोया खोया सा था। कभी कभी लगता है कि यह दुनिया कितनी बड़ी है और मैं इतना छोटा हूँ कि कोई भी मुझे पूरी तरह भूल सकता है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है जब मुझे इस दुनिया में अपने होने पर ही शक होने लगता है। भले ही मैं अपनी सोचों में खोया हुआ था, लेकिन मैं लू रुयान को जवाब देना नहीं भूला। कोई जरूरत नहीं है। मेरी आवाज में एक अजीब सी ठंडक और बेरुखी थी। लू रुयान थोड़ी परेशान और अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन फिर भी उसने ध्यान से बात बढ़ाने के लिए कुछ और बातें शुरू की।
लेकिन बदले में उसे सिर्फ मेरी तरफ से धीमी और बेमन की आवाजें ही मिली। हम डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंच गए। गाड़ी का दरवाजा खोलने से ठीक पहले मैंने आखिरकार अपना सिर घुमाया और सीधा लू रुयान की तरफ देखा। लू रुयान, वादे सिर्फ कहने के लिए नहीं होते। तुमने मुझसे एक मौका देने की भीख मांगी थी, तो अब तुम्हें इसे सच में करके दिखाना होगा। मुझे तुम्हारा पक्का इरादा साफ साफ दिखना चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि तुम सिर्फ मीठी बातें नहीं कर रही, बल्कि सच में बदल सकती हो, समझी? लू रुयान एक पल के लिए हैरान रह गई। इस 7 साल पुराने रिश्ते को मैं भी इस तरह अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे फिर से निराश नहीं करोगी। यह कहकर मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली, दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गया। डिनर के टेबल पर दोनों परिवार इस बात से बच नहीं सके और उन्होंने हम दोनों की शादी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। पहले तो इसलिए रुका था क्योंकि चेन फैन बाहर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब जब वह वापस आ गया है तो क्यों न हम कोई अच्छा दिन देखकर पहले शादी करवा दें। हाँ, ये सही है, उन्हें दूर रखने से तो अच्छा ही है। अब जब दोनों एक साथ हैं तो हमें सच में शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सही बात है, अब दोनों की उम्र भी बढ़ रही है। ये उनकी शादी की ही उम्र है। आपके रिश्ता अब दोनों छोटे नहीं रहे, अब सही वक्त आ गया है। लू रुयान के पापा ने हम दोनों बच्चों की तरफ देखा। तुम दोनों का क्या कहना है? मैंने धीरे से अपने होंठ थोड़े गीले किए और कहा, मुझे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी जल्दबाजी शब्द मेरे मुंह से पूरी तरह निकला भी नहीं था कि लू रुयान ने मेरी बात बीच में ही काट दी। हम पूरी तरह से अपने माता पिता के फैसले को मानेंगे। मैंने गुस्से से अपना सिर घुमाया और लू रुयान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसने टेबल के नीचे से मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने जानबूझकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया तो मैंने गुस्से में अपनी तेवरी चढ़ाई। पर आखिर में मैं खामोश रहा और मैंने मना नहीं किया। मेरी आंखों में जो गुस्से की ठंडक थी वह धीरे धीरे पिघलने लगी थी। यह देखकर कि मैंने शादी से इनकार नहीं किया, लू रुयान अपनी खुशी रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर पिछले कई दिनों के बाद सबसे सच्ची और प्यारी मुस्कान आई थी। दोनों परिवार के माता पिता ने हम दोनों बच्चों को देखा, जहां एक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया था और दूसरी अपने पार्टनर को एक प्यारी सी मुस्कान से देख रही थी। और बिना कुछ कहे सब लोग खुशी से हंस पड़े। फिर उन्होंने आगे शादी की बातें शुरू कर दी। मैंने चेक किया है, अगले महीने शादी के लिए कुछ बहुत अच्छे दिन हैं। अगले महीने तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा। ये बात तो सही है। तो फिर जुलाई में करते हैं। जुलाई का महीना अच्छा है और मौसम भी ठंडा होता है। जब तक मुझे घर छोड़ा गया तब तक मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दोनों परिवारों ने शादी की क्या तारीख तय की है। दोनों परिवारों ने शादी की बातों को बिल्कुल नहीं छुपाया, इसलिए यह खबर जल्दी ही बहुत से लोगों तक पहुंच गई। बाई निंगबिंग इस वक्त एक बार के प्राइवेट रूम में बैठकर शराब पी रहा था। बाई निंगबिंग एक बार के प्राइवेट रूम में बैठकर शराब पी रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त उसके जज्बात बिल्कुल काबू में नहीं हैं, लेकिन वह खुद को रोकना नहीं चाहता था। वह बस खुद को बहने देना चाहता था। जब जांग याओ अंदर आया और उसने बाई निंगबिंग को अपना गम भुलाने के लिए अकेले शराब पीते देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गया। दोस्त, तुम्हें क्या हुआ है? बाई निंगबिंग ने थोड़ा सा अपना मुंह बनाया। हाँ, आखिर उसे क्या हुआ था? लू रुयान और मेरी शादी हो रही थी। हम दोनों का दोस्त होने के नाते क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था? लेकिन बाई निंगबिंग को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। सच तो यह है कि इस वक्त उसके दिमाग में बस वही यादें घूम रही थीं, जब वह मेरे साथ अकेले वक्त बिताता था। वह जानता था कि उसकी ये फीलिंग्स आम नहीं है। उसे खुद नहीं पता था कि यह प्यार कब शुरू हुआ। मेरे बाहर जाने से लेकर मेरे वापस आने तक बाई निंगबिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही वह इसे दबा पा रहा था। बाई निंगबिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही वह इसे दबा पा रहा था। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक उसे मेरी शादी की बात से दुख होने लगा था। कुछ अजीब महसूस करते हुए जांग याओ ने पूछा, सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे तुम्हारा दिल टूट गया हो। बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा और न ही इस बात से इनकार किया। जांग याओ ने तो मजाक में कहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ समझ आया। वह झटके से एक कदम पीछे हटा और बाई निंगबिंग को ऐसे देखने लगा जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में तुम्हारा दिल टूटा है? कब से? किसके साथ? क्या मैं उसे जानता हूँ? तुमने उसे छोड़ा या उसने तुम्हें छोड़ दिया? बाई निंगबिंग ने अपना मुंह बनाया और बोला, छोड़ना? हमारा तो कभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ था, तो छोड़ने की बात कहां से आई? शुरू से ही मेरे पास कोई मौका ही नहीं था। उस दिन के बारे में सोचते हुए जब मैंने उसे गले लगाया था, बाई निंगबिंग ने अपना सिर पीछे किया और एक और ग्लास शराब पी गया। हालत खराब होते देख जांग याओ ने जल्दी से उसके हाथ से ग्लास छीन लिया। अरे, अगर कोई बात है तो साफ साफ बताओ। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? इस तरह शराब में गम डुबाने से कुछ नहीं होगा। अब पीने के लिए शराब नहीं बची थी, तो बाई निंगबिंग बस खामोशी से अपना सिर झुकाकर बैठ गया। बाई निंगबिंग बस खामोशी से अपना सिर झुकाकर बैठ गया। यह देखकर जांग याओ ने एक ठंडी सांस भरी। फिर बात बदलने के लिए उसने अचानक एक सवाल पूछा, चेन फान और लू रुयान शादी कर रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चेन फान ने उसे माफ कर दिया। मुझे याद है कि वह नर्म दिल था, लेकिन उसके अपने उसूल थे। लू रुयान ने जो कुछ भी किया वह बहुत बुरा था,
फिर भी उसने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया। हाय। काफी देर तक कोई जवाब न मिलने पर जांग याओ ने अपना सिर घुमाकर बाई निंगबिंग की तरफ देखा तो देखा कि बाई निंगबिंग का चेहरा और भी खराब हो गया था। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और उसके मुंह से अचानक निकल गया, तुम जिसकी बात कर रहे हो कहीं वह चेन फान तो नहीं है? बाई निंगबिंग ने इस बात से इनकार नहीं किया। 3 सेकंड के लिए सुन्न होने के बाद जांग याओ उछल पड़ा। तेरी तो सच में वही है। कब से? मुझे कैसे नहीं पता चला? तुम दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है? अपने बालों में हाथ फेरते हुए जांग याओ ने खुद से ही कहा। नहीं, यह गलत है। चेन फान तो पिछले कुछ सालों से बाहर था और तुम भी सालों से किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए। तुम दोनों के बीच कुछ होने का कोई चांस ही नहीं है और वह तो लू रुयन से इतना प्यार करता है और तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, तो उसके लिए यह हद पार करना बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक कि जांग याओ ने बाई निंगबिंग की तरफ देखा जिसने अब अपना सिर उठाया था और यकीन के साथ बोला। बाई निंगबिंग ने अब भी इनकार नहीं किया। जांग याओ घूमा और उसने कचरे के डिब्बे पर जोर से लात मारी और गुस्से में बोला, दोस्त, उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी है, जुलाई में। वे जुलाई में शादी कर रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो? बाई निंगबिंग ने अपना ग्लास उठाया और सिर पीछे करके बेहोश होने तक पीना शुरू कर दिया। बाई निंगबिंग ने अपना ग्लास उठाया और सिर पीछे करके बेहोश होने तक पीना शुरू कर दिया। इस बार जांग याओ ने उसे नहीं रोका। जांग याओ उसके पास गया, बाई निंगबिंग के पास बैठा और ठंडी सांस लेकर बोला, पी लो। आज पीने के बाद इस बात को यहीं खत्म कर देना। बाई निंगबिंग एक के बाद एक ग्लास पीती जा रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि एक बार वह नशे में हो गई तो यह सारा दर्द खत्म हो जाएगा और वह कड़वे सच अब सच नहीं रहेंगे। जांग याओ उसके पास थी और उसके पास रहकर उसे दिलासा दे रही थी। पहले तो उसने बाई निंगबिंग को इसे भूल जाने की सलाह दी, लेकिन बाद में उसकी बातें बदल गईं। ज्यादा उदास मत हो, उन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। क्या पता शायद एक दिन लू रुइन का दिमाग खराब हो जाए और वह डूजी डिंग को ढूंढने के लिए भाग जाए। तब चेन फैन उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा।